गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने आपको जो सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था या वो थर्ड पॉइंट रहा होगा, उसमें हमने कहा था आपको कि ये पॉइंट हम आपका पेंडिंग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो हो गया। कोई बात नहीं, उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। For the light wave V equal to F lambda. Just see V representing velocity of the wave, F representing frequency, and lambda representing wavelength. So by changing the medium, जैसे मान लेते हैं लाइट को अगर हम एयर से वाटर में, या फिर वाटर से ग्लास में, या ग्लास से एयर में, या फिर ग्लास से वाटर में अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट गोइंग टू चेंज, और जब वेलोसिटी चेंज करती है तो इसके साथ इसका वेवलेंथ भी चेंज करता है। लेकिन जो फैक्टर नहीं चेंज करता वो है फ्रीक्वेंसी। बाय चेंजिंग द मीडियम, frequency of the light wave does not going to change, means frequency remains constant, and ये जो चेंजिंग है वो करस्पॉन्डिंगली होता है, मतलब लीनियर प्रोपोर्शन है, दैट इज V rarer proportional to lambda rarer, V denser proportional to lambda denser। लेकिन जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता चला जाता है, लाइट की वेलोसिटी अकॉर्डिंगली डिक्रीज करती चली जाती है, एंड वेवलेंथ आल्सो डिक्रीजेज विद इन द सेम प्रोपोर्शन। इस पर हम आगे भी आपको बात करेंगे जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर जाएंगे, यानी चेंजिंग ऑफ मीडियम के प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर इसको लार्ज स्केल पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये ऐसा होता क्यों है, इसमें मीडियम की प्रॉपर्टी क्या इफेक्ट डालती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ऑब्वियसली क्लियरली इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि Vd इज लेस देन Vr, R रिप्रेजेंटिंग रेयर मीडियम, D रिप्रेजेंटिंग डेंसर मीडियम, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप देखें तो लैम्डा डेंसर भी लैम्डा रेयरर से कम होता है। अब इसी में एक चीज जो है हमने आपको बोला था कि वेलोसिटी के चेंज करने से वेवलेंथ चेंज करता है, बट फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करती है। इसके जो मेन रीजन है उसकी भी हम जरा सा थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स की होती है। जिस किसी भी सोर्स से वो लाइट आ रहा है फ्रीक्वेंसी उसकी होती है, और मीडियम के चेंज करने से सोर्स चेंज नहीं कर रहा, सोर्स हमारा फिक्स है, इसलिए फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। और दूसरी बात जो कंफर्टेबली हम लोगों को समझने की है, और कंफर्टेबली इसका जो लॉजिकल प्रूफ भी है वो ये है कि बाय चेंजिंग द medium, by changing the medium, the color of light, ये एक जरूरी चीज है, कलर ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड। आप जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से
दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट को इंट्रोड्यूस कराओगे तो इसका कलर कभी चेंज नहीं करता है, और इसलिए भी हम लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट गोइंग टू चेंज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड करता है किसको? तो कलर को। फ्रीक्वेंसी किसको रिस्पॉन्ड करता है? कलर को। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को हम कह सकते हैं, स्लाइटली इंपॉर्टेंट है, उतना तो नहीं लेकिन फिर भी ये है, क्योंकि आपने जो चीज़ ओवरऑल देखा कि बाय चेंजिंग द। अच्छा, एक बात और भी है कि जैसे ही आप डेंसर मीडियम में जाएंगे तो लाइट की वेलोसिटी जो है वो जो फ्री स्पेस या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है उससे कम ही आती है। उससे ज़्यादा की तो खैर कोई बात ही नहीं हम कर सकते, बिकॉज हमने आपको कहा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइट की जो वेलोसिटी है वो एयर या फ्री स्पेस में क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा मतलब कंपैरेटिवली डेंसर होता चला जाएगा, और जब मीडियम डेंसर होता चला जाएगा तो ऑब्वियसली लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। इसके बाद हम आपको ये कहे थे कि लाइट जो है वो एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और इसलिए ये बात भी हमारे समझने की है कि जब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है और जिस रेंज में विजिबल लाइट हमारा एग्जिस्ट करता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से ऑलमोस्ट 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, और इसी को जनरली हम लोग लाइट का नाम देते हैं, और ये वी कैन से दिस इज विजिबल लाइट, ऐसे भी हम लोग करते हैं। इसके ठीक पहले जो पार्ट ऑफ द ईएम वेव है वो अल्ट्रावायोलेट है, और इसके ठीक बाद जो है वो क्या है? इंफ्रारेड। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता भी है कि जो विजिबल लाइट है वो किस किस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच एग्जिस्ट करता है। उस समय में हमें ये जानना चाहिए कि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायोलेट के बीच हमारा ये लाइट जो है वो एग्जिस्ट करता है, और साथ में इसके जो ऑर्डर ऑफ कलर्स होते हैं, मेन 6 कलर्स इसके हैं। इसमें इसको हम लोग V, B, G, Y, V और भी बोलते हैं। V फॉर वायलेट, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। So this is the minimum wavelength light 4000 angstrom and this is maximum, इसलिए रेड कलर का लाइट जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ का होता है, और जो ब्लू कलर का वायलेट कलर का होता है वो मिनिमम वेवलेंथ का लाइट होता है। एक छोटी सी बात थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं, फिर भी जानने की है तो बिल्कुल हम लोग को जानना ही चाहिए, और लगातार इसको देखते समझते रहने से, मेहनत करते रहने से हर पॉइंट हमारे लिए थोड़ा ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ते चले जाएंगे so we will get more and more important and interesting facts related with light. So we are this time in the section of reviews of light, और लाइट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पर ये भी हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपको एक बार रिव्यू लेंगे, एक बार फिर से हम रिवीजन लेंगे, और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन का हमारा इवेंट है, जो फेनोमेनन ऑफ लाइट है, उस पर हम आपसे बिल्कुल बेसिकली बात करेंगे। सो मेहनत करना, पढ़ते रहना, कंटिन्यू हर चीज़ों को सही तरीके से ऑब्जर्व करते जाना, हर लाइन पे, हर कंसेप्ट पे फोकस करना, ये हम लोग का फर्स्ट ड्यूटी होना चाहिए, और तब कहीं जा कर के हमारे लिए सब चीज़ें आसान होंगी। अब आइए हम आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड विथ लाइट पर ले करके चलते हैं। आप सोचिए जरा सा, ये मान लेते हैं लाइट का सोर्स है और इसके चारों तरफ मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो कहा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट in all directions in a transparent medium. If velocity of light in all directions in a transparent medium remains same, then इस मीडियम को फिजिक्स में एक नाम दिया हुआ है और उसका नाम है
isotropic medium. In case the velocity differs in different directions due to the different density of the medium, then what about that? So that medium is called anisotropic. और आइए इसको भी लिख करके देखते हैं कि if velocity of light in all directions in a transparent medium remains same. If velocity of light in all directions in a transparent medium remains same, then it is called isotropic मीडियम. इस मीडियम का नाम हमारे फिजिक्स ने दिया है आइसोट्रॉपिक. सो in the isotropic medium, if one states the medium is isotropic, optically isotropic, then it means the velocity of light in all directions in the medium remains same. If the velocity differs in different directions, then it is anisotropic. इस मीडियम का क्या नाम है? Just be careful about the words. The name of that medium is anisotropic. The name of that medium is isotropic. If velocity remains same, the medium is isotropic. If velocity differs, the medium is anisotropic. One more thing, we have already very well known that white light is the collection of infinite number of frequencies and wavelengths. Electromagnetic wave has a large number of combination collection of wavelengths as well as frequencies. But if we consider the light beam of single wavelength, अगर सिंगल वेवलेंथ के लाइट को हम कंसीडर करते हैं तो हमारे फिजिक्स ने उसका भी एक नाम दिया हुआ है. उस लाइट बीम को, यानी लाइट बीम या लाइट रे या लाइट वेव ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट. सो प्लीज राइट नाउ द लाइट बीम of single wavelength, light beam of single wavelength is called monochromatic light. Called monochromatic light. Light beam of single wavelength, monochromatic light, the word used in the numericals. So it is very interesting one कि हमने सवाल का सारा concept अपने पास रखा हुआ है, and but we don't know what is the meaning of monochromatic light, then we are unable to solve the question. So we must note
that the light of single wavelength is called monochromatic light, और most of the cases में जब हम लोग light waves की बात करेंगे और वहाँ पर जब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के प्रॉब्लम्स को जेई नीट लेवल के प्रॉब्लम्स पर वर्क करेंगे तो जनरली ये वर्ड हमें मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों को पहले से अलर्ट होना पड़ेगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है सिंगल वेवलेंथ का लाइट कहते हैं, एंड मल्टी वेवलेंथ लाइट, मल्टी वेवलेंथ, जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस, इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिक। इसका नाम है हेट्रोक्रोमेटिक। पानी लाइए सरफराज, इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिक लाइट। सो सिंगल वेवलेंथ के लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट और मल्टी वेवलेंथ लाइट को हम हेट्रोक्रोमेटिक लाइट का नाम देते हैं। सो मल्टी वेवलेंथ लाइट इज कॉल्ड व्हाट? हेट्रोक्रोमेटिक लाइट। सिंगल वेवलेंथ लाइट इज कॉल्ड व्हाट? मोनोक्रोमेटिक लाइट। नाउ द नेक्स्ट वन, हर पॉइंट अपने आप में इंटरेस्टिंग है, एकदम संगीत के तरह, म्यूजिक के धुन के तरह फिजिक्स को अपने अंदर लाइए और बिल्कुल इंटरटेनमेंट के साथ इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे सिलेबस में जैसे जैसे, ये तो रिव्यू ऑफ लाइट का मतलब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, आगे भी है बहुत अच्छी अच्छी बातें, आइए देखते हैं नेक्स्ट में। सो ये तो हो गया आपका। अब आइए, एज फार एज सेंसिटिविटी इज कंसर्न, हमारी आंखें, ह्यूमन आईज किस वेवलेंथ के लिए, किस कलर के लिए या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर के लिए मोस्ट सेंसिटिव होती है, आइए इस पर भी हम बात करते हैं। द ह्यूमन आईज, अब ह्यूमन आईज में हम लोग आते हैं, टेंशन नहीं लेने का है। ह्यूमन आईज आर मोस्ट सेंसिटिव, human eyes are most sensitive with yellow, green light। और ये चीज और भी ज़्यादा क्लियर होगा, जरा सा इस ग्राफ को एक नज़र हम लोग देखें तो हमें समझ में आएगा। अगर यहाँ पे मैं वेवलेंथ लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेंसिटिविटी लेता हूँ, क्या ये सेंसिटिविटी का एक्सिस लेता हूं मैं और यहाँ पे मैं वेवलेंथ लेता हूं, तो सेंसिटिविटी का जो ग्राफ है, सो दिस इज लाइक दिस। नाउ हेयर इज 4000 एंगस्ट्रम, हेयर इज 7000 एंगस्ट्रम, एंड दिस इज द येलो ग्रीन, दिस इज 5550, ये एंगस्ट्रम है। और यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम होती है, और ये जस्ट सी कि इसके आगे भी जाने पर सेंसिटिविटी डिक्रीज करती है, इसके पीछे भी आने पर, और यहाँ ऑरिजिन पर इसीलिए हमने 4000 लिया, बिकॉज विजिबिलिटी ऑफ लाइट स्टार्ट फ्रॉम दिस वैल्यू। तो दिस इज सेंसिटिविटी कर्व। वेवलेंथ के साथ ये जो सेंसिटिविटी कर्व वो इस तरह से वैरी करता है, और येलो ग्रीन लाइट का जो है वो हमारे लिए मोस्ट सेंसिटिविटी होता है। सो आप इसको भी नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से समझते हुए हर पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। हर चीज़ों को जब तक तसल्ली ना हो जाए, क्योंकि ये लाइव क्लास है और आपको इसमें बिल्कुल हर चीज़ें समझते हुए आगे बढ़ना है, कुछ भी ऐसी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इसीलिए और एक बात और भी है, पूरी तरह से जो ऑप्टिक्स का डिवीज़न हम लोगों ने किया हुआ, तब तक आप कॉपी भी कीजिए और कुछ हमारी बातों को भी सुनिए। हमने स्टार्टिंग में कभी आपको ये भी बोला था, जब मैं इंट्रोडक्शन ले रहा था उस समय मैंने कहा था कि जो पूरी ऑप्टिक्स का जो सीन है वो 2 पार्ट में बांटा गया है, और जो हम लोगों के स्टडी के रेंज में आता है, एक वेव ऑप्टिक्स है और दूसरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात हमने थोड़ी बहुत की है, फिर आगे भी करेंगे, एक आध बार ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
बस बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आपको समझना है बातें, अगर एक के बदले दो बार हो जाए, कोई पॉइंट रिपीट हो जाए, जैसे पिछले लेक्चर सेकंड लेक्चर में हमने जो पॉइंट आपको कमिटमेंट किया था कि मैं इसको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते वो नहीं हो पाया था, लेकिन आज के लेक्चर में मैंने इसको किया है। और इस तरह से कंटिन्यू हर लेक्चर को आप सही तरीके से एक बिल्कुल ऑर्डर में, हर थ्योरी है, हर पॉइंट है, एकदम बिल्कुल आपको हर चीज़ें, और कहीं से भी किसी भी दूसरे मटेरियल की किसी भी लेक्चर को देखने, सुनने, समझने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अपने पोटेंशियल के साथ, अपने एनर्जी के साथ ये आपको हम करके दे रहे हैं कि आपको। और रह गई बात न्यूमेरिकल्स की, सो मेनी वैराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स यू विल डिस्कस। हम लोग एकदम बिल्कुल एक से एक न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे पूरी तरह से। एक बात और भी ध्यान देने की है कि हम चाहे कितना भी प्रॉब्लम यहाँ पे बोर्ड पर कर लें, इतना तो कम से कम हमें कंफर्म रहना है कि ये सवाल किसी भी जेई या नीट के एग्जाम में आने वाला नहीं है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पे हम आगे चल करके बातें करते रहेंगे। और हर थ्योरी के हर पॉइंट्स, हर लाइन कुछ न कुछ सिखाने के लिए हमारे लिए होते हैं, और इसलिए कभी भी आपको इरिटेट नहीं होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं, अभी बेसिक आपका हम बिल्कुल बेसिकली आपको लेकर के चल रहे, थोड़ा स्लो भी है, थोड़ा स्पीड बहुत पिकअप भी नहीं दिया जा रहा है, ताकि आपको कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत ना हो। और आई थिंक कि अगर आप इसको सही तरीके से देखोगे, समझोगे, तो मोर एंड मोर बेनिफिट आपको होगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। बाकी वन हू लेवर्स हार्ड इज श्योर टू गेट सक्सेस। आप अगर पढ़ोगे और एकदम हर हमेशा मस्त रहिए, क्योंकि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जिसकी मस्ती जिंदा है, हस्ती भी उसी की जिंदा होती है। और जो डर गया उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल हिम्मत के साथ मेहनत करते रहो, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो एकदम बिल्कुल आप क्लियर हो, एकदम बिल्कुल फिगर क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, कहीं से भी कोई डाउट्स नहीं आना चाहिए। और हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं हो। आइए फिर एक और भी एक मैजिकल चीज़ हम आपको रिव्यू ऑफ लाइट में बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम आपको बोल रहे हैं कि पहले आप समझ लो, जैसे मान लो दो लाइट पल्सेस को हम अपनी आंखों के सामने से पास करवाते हैं। हो सकता है कि वो एक लंबे टाइम इंटरवल पर पास करे, तो बिल्कुल हम लोग हमारी आंखें ऑब्जर्व करें कि ये लाइट पल्स गया, इसके बाद ये लाइट पल्स गया, ये लाइट पल्स आया, दूसरा आया, तीसरा आया। लेकिन कहता है कि अगर दो लाइट पल्सेस को ह्यूमन आईज के सामने से 1/10 सेकेंड से कम टाइम इंटरवल पर, 1/10 सेकेंड से कम टाइम इंटरवल पर पास करवाया जाए, तो हमारी आंखों के लिए जो विजिबिलिटी होती है उसका टेंडेंसी अलग होता है। और अगर उन्हीं पल्सेस को ह्यूमन आइज के सामने से 1/10 सेकेंड, उसको 1/10 सेकेंड को एक ऑब्जर्वेशन के, एक प्रैक्टिकल के तहत उसको एक बाउंड्री लाइन माना गया, एक लिमिटिंग टाइम इंटरवल माना गया है। अगर 1/10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम इंटरवल पर पास करवाया जाए, तो उसका जो विजिबिलिटी हमारी आंखों के लिए होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली, एंड दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। And what we say about that? If two light pulses are passed before the eyes at the time interval less than 1/10 second, then our eyes cannot distinguish between them. और इसका बेनिफिट हम लोग मोशन पिक्चर्स में लेते हैं, जो हमारी फिल्में होती है, जो हम लोग फिल्में देखते हैं, उनके जो कैमरेज के द्वारा फोटो लगाए जाते हैं, फोटो खींचे जाते हैं, फोटो शूट किए जाते हैं, उनमें जो टाइम इंटरवल ऑफ शूटिंग ऑफ कंसेक्यूटिव फोटोज होते हैं 1/16 सेकेंड से
1/25 सेकेंड के टाइम रेंज में होता है, टाइम इंटरवल रेंज में होता है, और इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि ये जो फोटोज हैं या कोई जो आर्टिस्ट वहाँ पे प्ले कर रहा होता है, ऐसा नहीं लगता कि वो कोई मतलब ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल वो खुद चल रहा है, मतलब उसके डिसकंटिन्यूटी को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और यही है परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आईज। तो हम लोग कहते हैं इफ टू लाइट पल्सेस आर passed before the human eyes at time interval less time interval greater than 1/10th second, then these are distinguished. In motion pictures, the time interval is taken in the range 1/16th second to 1/25th second. This is called thus it is said that the persistence of human eye, हर चीज मैं अभी आपको लिख कर दे रहा, of human eye is 1/10th second. This is also the important point. अभी बेसिक आपका है, इसलिए मैं हर चीज आपको लिख कर दे रहा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ग्रोथ करेगा, जब आप फ्लो में आ जाएंगे, जब आप हमारे साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, देन द रिटन एबिलिटी, द रिटन रेंज विल डिक्रीज एंड अंडरस्टैंडिंग रेंज विल इंक्रीज। अब इसी में आप एक चीज और भी देख लो, रिजॉल्विंग लिमिट, हमारा रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन आई इज व्हाट, समझना है इसी में। आइए देखते हैं, रिजॉल्विंग लिमिट of the eye is 0 degree 1 minute. This is the minute for the angle, where 1 minute is 1/60 degree. अब ये क्या है, इसको भी समझना है। जैसे मान लो ये हमारी आंखें हैं और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट O1 आपने यहाँ रखा एंड दूसरा ऑब्जेक्ट आपने O2 यहाँ रखा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, और आप ये मानिए कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D,
and this is what? Theta. If this theta is equal to, this is limiting value, 1 minute means 1/60 degree, where थीटा की वैल्यू आप ये जान लो कि थीटा जो है वो स्मॉल d बाई कैपिटल D है। इतना समझ के रखना है, स्मॉल d बाई कैपिटल D इज द वैल्यू ऑफ थीटा। फॉर स्मॉल थीटा दिस कैन बी रिटन। सो दिस इज O1, दिस इज O2। अब अगर थीटा 1 मिनट के वैल्यू को होल्ड करता है और ये मिनिमम है, सॉरी रिजॉल्विंग के लिए मैक्सिमम है, इसके नीचे रहेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस पता नहीं चलेगा। अब ये है क्या? इफ थीटा की वैल्यू 1 मिनट है तो ये मतलब इसके नीचे जैसे ही आप जाएंगे, 1 मिनट से नीचे वैल्यू को लाएंगे तो O1 और O2 के बीच के सेपरेशन को हमारा जो आई है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, उसको ये रीड नहीं कर पाता, उसे ये नहीं लगता कि ये दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड दिस इज द एबिलिटी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द आई। इसके बीच के डिफरेंस को, सेपरेशन को ऑब्जर्व करने की जो टेंडेंसी है वो एक लिमिट पर होती है, एंगुलर वैल्यू। और अगर इसके आगे हम लोग जाते हैं तो इसको जो है सो लगता है कि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक बिल्कुल एक ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। सो 1 मिनट इज द लिमिट। और एंगल जब इससे बढ़ेंगे तो डिस्टिंग्विश दोनों के बीच के डिफरेंस का पता चलेगा हम लोगों को। लेकिन अगर इससे कम, 1 मिनट से कम पर आते हैं तो ये इसके बीच के डिफरेंस को हमारी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाती। सो रिजॉल्विंग लिमिट तक हो गया अपना। आइए रिजॉल्विंग लिमिट के बाद एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, और वो है सोलर इक्लिप्स। क्यों सोलर इक्लिप्स? ये सब बातें हैं जो पहले से भी हमारे पास इसका नॉलेज है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी है। चलिए, ये मान लो कौन है? सन है। अब सन नहीं दिखना चाहिए, देखने वाला कहाँ है? अर्थ पर, और हम है ना, एंड दिस इज मून। तो जब कभी भी whenever the moon appears in between the sun and the earth, so due to some disturbances, due to the appearance of moon in between the sun and the earth, a part of sun cannot be visualized from the surface of earth, और इसी इवेंट को हम लोग सोलर इक्लिप्स का नाम देते हैं। इस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स कहते हैं। द इवेंट इज नोन एज सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स। क्या होता है? ल्यूनर इक्लिप्स हम लोग कहते हैं अब मून नहीं दिखना चाहिए, तो सन तो है अपनी जगह, और अब अर्थ आ गया मून और सन के बीच में। नाउ हियर इज द मून, और जिसकी वजह से अर्थ से मून को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, बिकॉज सनलाइट इज अनेबल टू अप्रोच द सरफेस ऑफ मून। सो द इवेंट इज कॉल्ड व्हाट? ल्यूनर इक्लिप्स। सो अब आइए एट अ ग्लांस हम लोग एक बार इस रिव्यू को रिवीजन कर लेते हैं। कि जब हमने आपको शो को स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारी कहानी शुरू हुई थी। जब हम लाइफ को स्टडी करना शुरू किए थे, मैंने ऑप्टिक्स बताया था कि इसमें नेचर ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, विजन इफेक्ट्स की बात करते हैं। हमने फिर कहा था कि ऑप्टिक्स को हम 2 पार्ट में बांटे हुए, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स। वो सब बातें तो जो हुई अपनी जगह हुई। जब रिव्यू ऑफ लाइट में हम आए तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये लाइट उसका पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग ऐसे वेव्स को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में ट्रांसवर्सली ऑसिलेट करते हैं, और इसलिए इसका नाम ये वेव आया है। और इसी के उस पार्ट को जिसमें विजिबिलिटी होती है हमारे लिए,
उसको लाइट का नाम हम लोग देते हैं 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम का नाम विजिबल लाइट होता है। विजिबल लाइट 4000 के पहले मतलब 4000 एंगस्ट्रम के पहले अल्ट्रा वायलेट होता है, फिर गामा एक्सरे, फिर गामा रे, ये सब होते हैं। उसी तरह से 7000 एंगस्ट्रम के आगे जाएंगे तो इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव्स होते हैं, फिर रेडियो वेव्स होते हैं। तो इस तरह से इसका एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, इसका सीरीज बना हुआ है। उसके बाद हमने कहा था कि वेलोसिटी और लैम्डा एंड वेलोसिटी एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के बीच का जो रिलेशन है वो एक फार्मूला है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, किसी भी तरह के वेव के लिए। और इसलिए हम लोग जो है उसमें हमने ये कहा था कि फॉर द लाइट वेव इफ इट चेंजेस इट्स मीडियम फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अदर, देन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ करस्पॉन्डिंगली चेंज कर जाते हैं, लीनियर रिलेशन होता है उनके बीच में, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक कलर के लाइट को दूसरे मीडियम में आप ले जाएंगे तो कलर उसका चेंज नहीं करता। और ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स ऑफ वेव की होती है, सोर्स ऑफ लाइट की होती है। और चूंकि सोर्स हमारा कांस्टेंट है इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वेव की वो चेंज नहीं करती है। और यहाँ लाइट के मामले में तो बिल्कुल एक लॉजिकल प्रूफ भी है अपने पास कि फ्रीक्वेंसी चेंज करता नहीं है। इसका प्रूफ है कलर ऑफ लाइट डज नॉट गोइंग टू चेंज। ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर दी है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि सेंसिटिविटी जो है वो वेव की होती है कि हमारे ह्यूमन आइज के लिए जो सेंसिटिविटी का रिलेशन है या का जो ग्राफ है वो येलो ग्रीन के लिए मैक्सिमम होता है। सेंसिटिविटी कर्व में मैंने वो आपको दिखाया हुआ है। और फिर हमने आपको कहा था कि सिंगल वेवलेंथ के लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, मल्टी वेवलेंथ के लाइट को हम लोग हेट्रोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। फिर हमने कहा था आपको अगर किसी सोर्स से निकलने वाले लाइट का जो वेलोसिटी है इन ऑल डायरेक्शंस, इफ इट्स रिमेन्स सेम then the medium is called isotropic. If due to the difference in density in different directions the velocity changes varies, then the medium is called anisotropic medium. इसके बाद हमने आपको कहा था सेंसिटिविटी की बात आ गई। फिर हमने परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई की बात की थी। हमने कहा कि परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई इज 1/10 सेकेंड। और अगर हम बात करते हैं परसिस्टेंस के बाद हम बात करें कि ये क्या है तो हमने कहा था कि 2 लाइट पल्सेस 1/10 सेकेंड के कम टाइम इंटरवल पर ह्यूमन आइज के बिफोर पास कराया जाए तो उनको डिस्टिंग्विश कर लेती हैं हमारी आंखें। सो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो उससे ज़्यादा टाइम इंटरवल पे सॉरी उससे कम टाइम इंटरवल पर अगर उसको पास करवाएंगे मीन्स 1/16 टू 1/10/25 का रेंज लेते हैं हम लोग मोशन पिक्चर्स में इसके लिए। और हमने ये देखना है कि मोशन पिक्चर्स मतलब फिल्म में जो आप हॉल में जो या जो मूवीज देखते हैं उसी का नाम मोशन पिक्चर्स होता है। सो मोशन पिक्चर्स में हम लोगों ने ये कहना है कि उसके जो फोटो शूटिंग होते हैं वो 1/16 सेकेंड से 1/25 सेकेंड के टाइम इंटरवल पर होता है। इसलिए हमारी आंखें उसको कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाती और हमें लगता है कि एक्चुअली माधुरी दीक्षित का कैटरीना कैफ का डांस हो रहा है, नो प्रॉब्लम, और हम लोग एंजॉय करते हैं उससे। उसके बाद हमने कहा था कि जो रिजॉल्विंग लिमिट होता है हमारी आंखों का कि ये 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट द एंगुलर डिफरेंस ऑफ 1 मिनट, देन वो लिमिटिंग है, उससे कम आना नहीं है। कम से कम उतना पर आप रहेंगे तो उसके एंगुलर सेपरेशन को या उस दोनों ऑब्जेक्ट के सेपरेशन को हमारी आंखें रीड कर लेती है। बोले तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ, और ये एंगल अगर बन रहा है 1 मिनट का तो इनके सेपरेशन को हम लोग बिल्कुल ऑब्जर्व करने की स्थिति में, तो वो लिमिट है। अगर उससे कम आया एंगल तो दोनों के बीच का सेपरेशन जब वो कभी भी रीड हमारी आंखें नहीं कर सकती। 1 मिनट इज वेरी वेरी स्मॉलर एंगल। सो उसके बाद हम आपको ये बात कहे थे रिजॉल्विंग लिमिट के बाद हमने आपको बताया था रिजोल्यूशन जब हमारा हो जाता है तब इक्लिप्स की बात तो हमारे सामने है। और आइए अब इन सब चीज़ों को देख लेने के बाद एक बार हम फिर से आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के उस
एक डिफरेंस को एक लाइन में मैं बताने के बाद आपको लेकर चलता हूँ इसके बेसिक में। यहाँ देखिए, ये आपका फ्रेश, आपको मैं फ्रेश कर रहा हूँ, रिचार्ज कर रहा हूँ मैं आपको कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बातें जिसे हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर करने की बात नहीं है। कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर लाइट वेव का ये कैरेक्टर है तो किस पार्ट में स्टडी करना है, और लाइट वेव का ये कैरेक्टर है तो किस पार्ट में स्टडी करना है। देखिए मैं कहूँ कि अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या सरफेस और होल जिस पर कि लाइट इंसिडेंट करते हैं, मैं एक एग्जांपल भी देकर के आपको बताऊंगा, इज वेरी वेरी लेस देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ के कंपेरिजन में अगर ये साइज इसका बड़ा हो तो ये ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट होता है। ये एक फोकसिंग चीज है, इसको समझना कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या सरफेस जिस पर लाइट को इंसिडेंट होना, जिस पर लाइट फॉल्स करता है, सरफेस ऑफ फॉलिंग ना, सब कोई बात नहीं चलेगा। सरफेस और होल, ये अगर वेवलेंथ के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है तो ये स्टडी करने का रेंज किसमें होगा, लाइट जिस तरह का कैरेक्टर शो करेगा वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट होगा। और इसमें सरफेस या होल इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहां कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ, ये जो पार्ट होगा ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का पार्ट होगा। ये नॉट द विजिबल फेनोमेना, विजिबल फेनोमेना नॉर्मली, सामान्य तरीके से ये फेनोमेना हमारे लिए विजिबल नहीं होता। इसे हम लोग जनरली देखते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज का तो इवेंट है वो हम लोग देखते ही देखते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। सो ये चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे। शायद आपने लिखा भी होगा इसको, अगर नहीं लिखा तो जूम करके लिख लेना। और अब आइए हम आपके लिए एक जनरल डिफिनेशन लेते हैं, जनरल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन ऑफ। धीरे धीरे हम आपको अब सब्जेक्ट में, टॉपिक में एंट्री दे रहे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम, आए देखें। Just see the example. Let me draw a plane boundary. हमने एक प्लेन बाउंड्री लिया। मैं आपको पहले सिखा दूं, मैं पहले आपको समझा दूं, और जब एक बार आप समझ लेंगे तो हमारे लिए डेफिनेशन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए बातें करते हैं हम आपसे। सपोज कीजिए एक लाइट रे को हमने इस बाउंड्री पर इंसिडेंट किया एंड इट इज इंसिडेंट विद 100% एनर्जी। ऑब्वियसली जो भी रही होगी वो है इसके साथ, इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। मैं कुछ भी नहीं यहाँ बता रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल एक सिंपल चीजें जो इंटरेस्टिंग है। यहाँ से इसका एक पार्ट एनर्जी का इसी मीडियम में वापस लौटता है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड, रिटर्निंग टू द सेम बाउंड्री एंड सपोज दिस इज रिटर्न विद x% एनर्जी। आपने ये देखा, मैं 100% एनर्जी की बात यहाँ की थी, हमने यहाँ x% एनर्जी की बात की। A part of a
its energy, this is medium 1, this is medium 1, this is medium 1, this is medium 2. A part of energy just crossing the boundary, entering the second medium. This is called refracted ray. This is called refracted ray, and it is with y% energy. It is with, हम लोग एकदम इंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे लेकिन फिर भी बहुत कुछ पढ़ रहे. A part of energy is absorbed here, absorb energy, suppose Z%, then almost we write, then 100% ये X%, Y% and Z% में. क्लियर? मैं एक सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसलिए आप इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होने का. आप यहां देखो, इंसिडेंट रे 100% एनर्जी के साथ, एंड वन मोर थिंग इज नॉट, सपोज दिस इज VI, velocity of incident ray, this is lambda I, wavelength of incident ray, and Fi, frequency of incident ray. This is velocity of reflected ray, this is wavelength of reflected ray, this is frequency of reflected ray, and here VR dash, lambda R dash and FR dash. VR dash सरफराज क्या हुआ? लाइट ऑफ हो गया, बिजली चला रहा है. इसको ऑफ करो, यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे. जनरल डेफिनेशन में देखा आपने, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन. ये सब कुछ हमने आपको समझा ही दिया. अभी एक बार फिर से देख लीजिए. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है. मैथमेटिकली पहले आप इसको देखिए कि जब ये रे इंसिडेंट हो रही थी तो 100% एनर्जी लेकर आई थी. अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी X% हमने माना, रिफ्लेक्ट हो गई, उसी मीडियम में वापस लौटी, हमने रिफ्लेक्टेड रे नाम दिया. दूसरे मीडियम में इंटर करी, हमने रिफ्रैक्टेड नाम दिया इसका, रिफ्रैक्टेड रे नाम दिया इसका. Y% एनर्जी के साथ है, एब्जॉर्ब एनर्जी Z% लिखा हमने. सो 100% ऑफ इट एनर्जी इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑलमोस्ट X%, Y% एंड Z%. अब एक चीज और भी यहाँ ध्यान देने की है. हम सपोज करते हैं कि इंसिडेंट रे का वेलोसिटी VI है, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे का वेवलेंथ लैम्डा I है, और इसकी फ्रीक्वेंसी Fi ली मैंने. VR रिफ्लेक्टेड रे की वेलोसिटी, लैम्डा R रिफ्लेक्टेड रे का वेवलेंथ, FR फ्रीक्वेंसी, VR डैश रिफ्रैक्टेड रे की वेलोसिटी, लैम्डा R डैश रिफ्रैक्टेड रे का वेवलेंथ, FR डैश रिफ्रैक्टेड रे का फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ एक बात है समझने की कि हेयर VI इक्वल होगा VR, R फॉर रिफ्लेक्टेड.
R for reflected. lambda I इक्वल होगा lambda R के. Fi तो हमने आपको पहले भी बताया, ये तीनों इक्वल होंगे, बिकॉज अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की कोई संभावना, नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ आइदर वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. बट if we compare Vr dash lambda R dash and Fr dash with Vi lambda I and Fi, then what we see? Vi must not be equal to Vr dash. मैं यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन कहूँगा, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है. इसकी अभी एक स्लाइड बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा हम इस पर नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है कि दोनों की वेलोसिटी मीडियम अलग है तो अलग होगी. अगर ये वेलोसिटी अलग है तो लैम्डा आई भी लैम्डा आर डैश के, तो आर डैश ये रिफ्रैक्टेड के लिए यूज किया है मैंने. किसके लिए? रिफ्रैक्टेड. एंड जब इसकी बात करते हैं एफ आई, तो आपको ये पहले भी मैंने कहा कि तब भी बराबर था, मीडियम के चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है. सो मैथमेटिकली आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया. अब एक बार आइए एक डेफिनेशन लेते हैं किसका, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें. इसको आप कॉपी कीजिए और एक छोटी सी बात है, आप एकदम बिल्कुल मस्त रहते हुए इस काम को कीजिए, आराम से लेकिन ध्यान से. सलामत रहे दोस्ताना हमारा, भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा. उतार लिया क्या? चल रहा है ना, चलने दो, चलने दो. लेट मी राइट द डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ. आइए, definition of reflection. आपने मैथमेटिकली देखा ना, अब आइए ना लिटरेचर भी थोड़ा दिखा देते हैं आपको. रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. एकदम. अब आप ये रियलाइज करो कि कहाँ से हम लेकर आपको चले थे और अब कहाँ की तरफ बढ़ रहे. कहते हैं इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट to a boundary और ऑब्स्टेकल भी कह सकते, देन ए नंबर में a part of its energy returns back to the same medium called
reflection of light, comma B में a part of its energy crossing the boundary entering the second medium called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है इसका? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। एंड नंबर सी, a part of its energy is absorbed at the boundary। बाउंड्री पर ये एब्जॉर्ब हो जाती है कॉलिजन होने की वजह से, कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या बोलते? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और ये बात जानकर हमें खुशी होगी, ये तीनों ही फेनोमेना लाइट के साइमल्टेनियसली होते हैं। इंसिडेंट रे जब भी बाउंड्री से टकराता है, रिफ्लेक्शन भी होता, रिफ्रैक्शन भी होता, एब्जॉर्प्शन भी होता। वो डिपेंड करता है हमारा सरफेस कैसा है। इफ मोर एंड मोर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, एंड जब कभी भी रिफ्लेक्शन करते तो उस तरह की बाउंड्री बनाते, उस तरह का सरफेस डिजाइन करते, और रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन को इग्नोर कर देते वहाँ पर, और रिफ्लेक्शन को हम लोग स्टडी करते। फिर रिफ्लेक्शन को पढ़ रहे हो तो रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन को, तो मतलब ये फेनोमेना सेपरेटली अलग अलग हम लोग स्टडी करते, ये बात हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये तीनों ही फेनोमेना साइमल्टेनियस ऑपरेशन है लाइट रे के लिए, और ये है। लेकिन रिफ्लेक्शन के इस इवेंट को अब हम लोग यहाँ के बाद जो स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम आपके लिए सेपरेटली लेकर के आएंगे, लेकिन वो अब आगे देखेंगे। बस आज इतना है।